higher education from Jivati University in 1976. His passion for social service led him to dedicate his life to uplifting tribal communities. Since 1998, Shri Sharmaji has been living in the tribal region of Jhabua, spearheading transformative initiatives for rural development through the Shiv Ganga Comprehensive Village Development Council. Under his leadership, the ancient Bhil tradition of Halma was revived, resulting in the construction of 84 ponds and over 2 lakh contour trenches, significantly enhancing water conservation efforts in the region. His remarkable work earned Shiv Ganga the National Water Award in 1919-20, and now he serves on a committee of the Ministry of Jal Shakti. His initiative have empowered over 1,600 young individuals with selfless service training, promoted organic farming, and supported local artisans with bamboo handicrafts, reaching international markets. His tireless efforts have also improved healthcare access through the Healthy Jhabua Patient Assistance Center and empowered young girls through health awareness programs. His commitment to rural prosperity, environmental sustainability, and social entrepreneurship earned him the prestigious Padma Shri Award in 2019, making him a true inspiration to all. So, ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Padma Shri Shri Mahesh Sharma. उपस्थित सभी महान भावों को मेरा सादर प्रणाम, और विशेष करके अपनी भारत भूमि में मुझे बताया 19 देशों से आए हुए प्रतिनिधि, उनको विशेष करके सादर नमन प्रणाम। मंच पर बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जन और सभागार में सभी उपस्थित माताएं बहनें, आज अभी जब हम सब लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं तो उसमें मुझे अपने शिवगंगा के काम करते हुए पब्लिक पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता और शांति का मार्ग, ये विषय पर अपने अनुभव आपके साथ बांटने के लिए मुझे निर्देश दिया गया है। सबसे पहले तो डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर और उनकी संस्था इस आयोजन के लिए कि वो हर बार कहीं ना कहीं हमारे भारतवासियों के दर्शन के साथ भारत भूमि से प्रेम करने वाले अन्य देश के लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं। उनको मैं निकट से देखने का अवसर मिलता है, उनके साथ रहने का अवसर मिलता है, तो विक्रांत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत की बात करते हैं, अभी वेद मंत्रों की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी मंच से, और वो भारत भूमि से बाहर इंडोनेशिया से बोल रहे थे वेद मंत्र, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। कोई चीज़ अब बाहर चली जाती है और फिर हम सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और हम ही अपने देश में ज्ञान का भंडार, जीवन को दिशा देने वाला साहित्य और अपने ही ज्ञान से जीने वाला समाज, परस्पर प्रेम से रहने वाला समाज जहाँ भी है, उसके प्रति हमारा वह आदर सम्मान कई बार नहीं होता। उसी में से एक समाज भील समाज है। झाबुआ में बड़ी संख्या भीलों की है, और भील इतिहास में, रामायण में और भारत के साहित्य में प्रचुर मात्रा से उनकी कहानियों का उल्लेख है।
जब मैं झाबुआ पहुंचा और बहुत निकट से बात करने लगे हम सब आपस में, तो वो तो ये भी बता देते कि विक्रमादित्य हमारे पूर्वज हैं, भील समाज के हैं। ये बात कोई बताता नहीं है, पर इसका साहित्य उपलब्ध है। तो भील समाज कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो 2 करोड़ भील समाज तो झाबुआ के आसपास रहता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या वहाँ निवास करती है। और जब हमने वहाँ अपना कार्य प्रारंभ किया तो उन सारी समस्याओं को लेकर के गतिविधियाँ शुरू की जो सामान्यतः अपने भारत में चलती हैं कि रोजगार सृजन होना चाहिए। ये बात बहुत बड़ी मात्रा में सरकार भी करती है और हर एनजीओ को भी ये टास्क दिया जाता है, आप रोजगार सृजन करो। पर अनेक वर्षों तक वहाँ इस तरह के आयोजन करने के बाद भी पब्लिक पार्टिसिपेशन की तरफ से सभी लोग कहते हैं कि जनता साथ नहीं दे रही। ये पूरे देश में ये बात आती है कि जन सहभागिता नहीं है। तब वहाँ के गांव-गांव में, घर घर में पुराने बुजुर्गों से मिलकर के बात हुई और ये ध्यान में आया कि भील समाज अपनी निजी उन्नति के लिए उतना उत्सुक नहीं है जितनी सामाजिक उन्नति के लिए वह उद्यत भी होता है और उत्सुक भी है। सुनने में ये बात सही नहीं लगती कि कोई समाज जिसे सैकड़ों लोग मिलकर के सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह के सामाजिक विचारों से ओतप्रोत होगा। पर ये व्यवहार में बड़ा सत्य लगा। हमने जब वहाँ जल की समस्या के प्रति ध्यान दिलाया कि आपको पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पलायन करने की व्यवस्था समाप्त होगी, तो वहाँ व्यक्ति इकट्ठे नहीं होते थे। और वही सब लोगों का एक मत था कि जनता साथ नहीं देती, गांव वाले साथ नहीं आते। फिर 2007 में, अर्थात लगभग 9-10 साल बाद, ऐसे एक बुजुर्गों के समूह में बैठे हुए थे और वहाँ बातचीत चल रही थी कि पशु प्यासे रह जाते हैं गर्मी में, वृक्ष सूख जाते हैं, धरती में से आग की लपटें निकलती हैं, जीव जंतु मर जाते हैं। हमारा क्या है, हम तो मनुष्य हैं, कहीं से न कहीं से पानी ले ही ले लेंगे, लेकिन इनका क्या होगा। तो ऐसी बातचीत में कहा कि यदि हम अपने हलमा के द्वारा पानी रोकें तो अपनी धरती माता की भी प्यास बुझेगी, धरती माता हरी भरी होगी, वृक्षों में हरियाली आ जाएगी, वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को पानी मिलेगा, जीव जंतुओं का संवर्धन होगा। तो इस तरह का विचार सुनकर के लगा कि हम क्या सोच रहे थे और यहाँ किस तरह का विचार चल रहा है। उस विचार में आया कि हलमा ही करो। हलमा शब्द हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता, ये भीली शब्द है हलमा, और अलीराजपुर और उदयपुर में इसको ढासिया बोलते हैं, कहीं कहीं लाह बोलते हैं। ये शब्द प्रचलन में नहीं है। तो वहीं से हमने पूछा कि भाई हलमा क्या होता है। तो उन्होंने कहा जब कोई भी व्यक्ति संकट में आ जाए, कोई भी परिस्थिति असह्य हो जाए, उसका निराकरण करना कठिन हो जाए, तो उस समस्या को हल करने के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने संसाधन लेकर के और संकटग्रस्त परिस्थिति को उबार कर सुखद स्थिति में ला दे, वो प्रयास का नाम हलमा है। तो ये बात चल रही थी कि भाई अब क्या करें, धरती माता ही प्यासी है, सूख गई है, वृक्ष उजड़ गए हैं, जंगल भी कटने लगे हैं, तो क्या इस काम के लिए हम हलमा में इकट्ठे हो सकते हैं।
तो दूसरी बात ये थी कि अपने भारत में प्राचीन परंपराओं को जानकर या अनजाने में कुरीति बता दिया, ये तो कुरीति है, कुप्रथा है। इसके कारण बहुत सामाजिक हानि हुई। जब हम वहाँ बात कर रहे थे ग्रामीणों से जो अपने स्कूल एजुकेशन से बाहर थे, सामाजिक रूप से ही वो सीखे हुए थे, सामाजिक जीवन ही उनका गुरुकुल था, सामाजिक परिवेश ही उनका विश्वविद्यालय था, और वहाँ पर इस तरह की बात थी कि हम हलमा करेंगे और धरती माता की प्यास बुझाएंगे, और वहाँ फिर वृक्ष आएंगे, हरियाली बनेगी। जैव विविधता की बात शब्द नहीं सुना था उन्होंने, पर उनका जीव जंतु तो ज़मीन में पानी की कमी से मर जाते हैं, उनको भी जीवन मिलेगा। आप सोचिए कि जहाँ पर हम बता रहे थे कि आपको पानी मिलेगा और 2 फसल होगी, फ़ायदा होगा, तब कोई आ नहीं रहा। लेकिन जब धरती माता की प्यास करने की बात कही तो 1-2 नहीं, 100-200 सैकड़े में नहीं, हज़ारों की संख्या में, और गांव-गांव से 100-100, 150 किलोमीटर दूर से कहाँ पानी रोकना है धरती माँ की प्यास बुझाने के लिए? कौन सा स्थान है जहाँ से धरती माँ की जो तृषा है, प्यास है, वो बुझ जाएगी? हमने एक स्थान चुना, वो बहुत दूर था, किसी के पास में था, झाबुआ शहर के पास था, 9 वर्ग किलोमीटर की पहाड़ी। वहाँ सब लोग आए, लोग देखते रह गए, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चों को लेकर माताएं आई। तो हमारी भारत की संस्कृति क्या संदेश देती है कि अपने लिए करने में कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, लेकिन सबका सुख हो तो सब इकट्ठे आते। ये संस्कृति से कहीं ना कहीं हम किस कारण से हुए, ये विद्वानों का समीक्षा का विषय है कि हमारी एजुकेशन शिक्षा में ऐसी क्या बात हुई कि जब हम अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये उद्घोष किया करते थे कि मेरा और तेरा, ये छोटे लोगों की, छोटे मनुस्मृति की बात है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र तो वो है जो सबका सोचता है, सबके लिए करता है। तो ये इसको प्रोत्साहन नहीं मिला पिछले 70-80 सालों में, और उससे भी पहले हतोत्साहित किया गया इस विचार को। स्वदेशो भुवनत्रयम की बात को हतोत्साहित किया, वसुधैव कुटुम्बकम की बात को उपेक्षा से देखा गया। लेकिन हमारे वेदों में, शास्त्रों में, दर्शन में एक संगठन सूक्त है। उस संगठन सूक्त में कहा मिलके रहो, मिलकर करो, दुख हरो, सुख भरो। और वह 3 मंत्र हैं, संगच्छध्वम, संवदध्वम, सम्मो मनांसी जानताम। तो ये मंत्र कोई नए नहीं है भारतवासियों के लिए, और उज्जैन में कालिदास अकादमी के लिए तो बिल्कुल ही नए नहीं। यहाँ आने वाले तो वेद मंत्र यहाँ से सीख के जाते हैं। तो संगठन सूक्त में तो सभी ऐसा है कि जो कुछ भी सोचना है, जो कुछ भी करना है, मिल कर के करना है। अंग्रेज जब बोलते हैं वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, तो हम ताली बजाते हैं, पर संगठन सूत्र में कहा कि समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम। जब हम सब एक साथ कर लेते हैं और फिर जो हमारा पुरुषार्थ प्रकट होता है, तेजस्विना वधीतमस्तु माँ विद्युषा वही, जब मिलकर के जब पुरुषार्थ प्रकट होता है, उस तेज से समस्त अंधकार मिटता है, और फिर मनों में विद्वेष नहीं होता। मिलकर के किए हुए पुरुषार्थ से परस्पर बैर भाव और विद्वेष बढ़ता है, यश की आकांक्षा बढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ कहा कि पुरुषार्थ मिलकर ऐसा जो बाद में विद्वेष पैदा ना करे, प्रेम पैदा करे। मिलके संयुक्त प्रयासों से हम लोगों ने किया है, ये भाव सब में आना चाहिए। तो ऐसा कार्य झाबुआ की भूमि पर 2007 से लेकर अभी तक निरंतर चल रहा है, और बिना किसी स्वार्थ के अनेक लोग जाते हैं कि आप क्यों गए थे 100 किलोमीटर दूर? वे अपनी धरती माँ है, ये प्यासी हो गई, इसमें रहने वाले जीव हजारों करोड़ों जीव रहते हैं,
अब पानी हो गया खेती के लिए नहीं किया, पशुओं के लिए किया। तो हमारा संदेश क्या है कि समाज जुड़ता तब है, इकट्ठा तब होता है कि जब उसको लगे कि मेरे जीवन की सार्थकता हो रही है। स्वार्थ में जीना ये उसे निरर्थक लगता है। भारत के दर्शन में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। जितना मेरी ज़रूरत है उसको मैं लूँगा, से सबका है। माँ गिरधा, कोई उससे आसक्ति नहीं है। कस्य स्वित धनम, मैं मालिक नहीं हूँ, पर कोई भी हो सकता है और ये मेरा नहीं है। ये भाव का जो जीवन दर्शन है ये हमारे भारत के कण कण में व्याप्त है। पर किसी भी प्रकार के इस एजुकेशन सिस्टम ने हमारे इस जीवन दर्शन को दूर कर दिया, चर्चाओं से दूर कर दिया, परिवार की वार्ताओं से दूर कर दिया। लेकिन हृदय की गहराइयों में ये जीवन छिपा हुआ है। जब भी इस आधार पर कोई बातचीत होगी, जब भी किसी को बुलाया जाएगा तो अधिक लोग आएंगे। और हमारे यहाँ भारत में ऐसे ही शब्द हैं, पुण्य कमाओ। तो पुण्य क्या होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ और वो अच्छा है, दूसरों के लिए उपकार का काम है, उसमें सबको लगाओ, पत्नी को लगाओ, बच्चों को लगाओ, दादा को लगाओ, सभी लगें। जब मैं परमार्थ करता हूँ तो वो परमार्थ के काम में पूरा समाज, पूरा परिवार लगना चाहिए। ये हमारे भारत की सामान्य संस्कृति की गतिविधियों की विशेषताएं हैं कि हम अच्छा काम अकेले नहीं करेंगे, मिल के करेंगे, सब लगेंगे। और जब मैं अच्छे काम में अपने साथियों को लगाता हूँ तो मेरे अंदर पुण्य बढ़ता है। तो पुण्यवान समाज जहाँ होगा वहाँ पार्टिसिपेशन होगा। जहाँ स्वार्थ की प्रेरणा से इकट्ठा होगा वो कभी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, समाज का नहीं होगा। वहाँ लोग अपने लिए आएंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव नहीं होगा। पुण्य में होता है ये भी अच्छा करना चाहिए, इसको भी अच्छा करना चाहिए। तो एक दूसरे को अच्छे में सम्मिलित करने की एक अंदर की एक आंतरिक ऊर्जा होती है। यही है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो हमारे देश में यदि पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है तो ये है कि हम उसको दो प्रेरणाओं में से, एक स्वार्थ करने की प्रेरणा है, स्वार्थ से इकट्ठे होना, और भारत की प्रेरणा क्या है, परमार्थ से। और परमार्थ की हर क्रिया को भारत में धर्म बताया है और निर्विवाद धर्म है परोपकार करना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करने के लिए तो पशु पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। अजय भारत की कहानियों में है, परोपकार करने के लिए कबूतर कबूतरी ने लगा कि मेरा अतिथि भूखा है तो ठीक है अपना ही शरीर दान दे देते हैं। तो परोपकार की वृत्ति से गठित समाज, उसको गलत आह्वान करके बुलाया गया तो वो इकट्ठा नहीं होता। और जब इकट्ठा नहीं होता, अलग अलग रहता है तो अशांति रहती है। तो शांति भी इकट्ठे होने में। तो वैसे तो मैंने पूरा विषय ही रख दिया है जिसमें शांति भी है, एकत्रीकरण का सूत्र भी है, और यहाँ हमने वो विचार आपके समक्ष रखा। आप भी विचार करिए। हम तो बिल्कुल पास में रहते हैं, झाबुआ में जो बातें कही हैं, जब भी वहाँ ऐसे सामूहिक आयोजन होते हैं पानी रोकने के, जंगल बढ़ाने के, उसमें परमार्थ की प्रेरणा से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप भी आइए, आप सबको हम निमंत्रण भी दे रहे हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार, और आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।